हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस का 27 का शिफ्ट 1 का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको अपन 3 पार्ट्स में करेंगे। तो 10-10 क्वेश्चन करके अपन केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स के अंदर पूरा पेपर है वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो ये अपन को पता है कि भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो अपन इनको करने का ट्राई करते हैं। जो अपनी थीम है क्वेश्चन पेपर की वो इसी के अराउंड आपको मिलेगी। ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी देखो, जो पेपर था ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं शिफ्ट 1 का तो बहुत ईजी पेपर था। ठीक है। तो बहुत इजी पेपर था तो उसको अपन इस एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपन से पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किसका है। तो अभी तुमको पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है √n/n+2 bm। यहाँ पे bm को अपन बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। ठीक है। तो अभी जो 3d3 है तो 3d3 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपन कैसे फिल करते हैं वो देखो 1 2 3। तो यहाँ पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है। अभी मैं 3d6 की बात करता हूँ। तो 3d6 के अंदर अपने पास टोटल कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। ऐसे 3d7 तो 3d7 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 3। तो अपन कह सकते हैं कि 3d6 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 4 है। तो यहाँ पे अगर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 है तो इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके का एक सवाल था वो तुम्हारे पेपर में सुनने में आया है। ठीक है। इसी प्रकार अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट का है। ठीक है। बहुत सीधा सवाल है। तो इस सवाल के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे पूछा है अपन को मीथेन का मास बताना है जिससे 22 ग्राम ऑफ CO2 है वो प्रोड्यूस होती है कंबशन करने पर। तो सबसे पहले अपन को कंबशन की जो रिएक्शन है वो लिखनी आनी चाहिए कि CH4 है उसकी रिएक्शन अगर O2 के साथ करी जाती है तो यहाँ पे CO2 बनता है और साथ में H2O बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे CO2 बना है साथ में H2O बना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को अपन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन को अपन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे वाटर से पहले अपन ने 2 लगाया है और टोटल ऑक्सीजन सब 4 है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसको ऐसे। अब 22 ग्राम CO2 इसका मतलब है मोल्स कितने आएंगे 22 डिवाइड बाई 44 यानी कि 1/2 मोल्स CO2 का मोलिकुलर वेट है उससे अपन ने इसको डिवाइड किया। अभी 1 मोल CO2 बनाने के लिए मीथेन का कितना मोल चाहिए 1 मोल। तो आधा मोल बनाने में कितना लगेगा आधा मोल लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे CH4 का अपन को हाफ मोल चाहिए। अभी CH4 का जो मोलिकुलर वेट है वो अपने पास कितना है 16। हाफ मोल है तो इसका वेट कितना आ जाएगा 8 ग्राम। ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते थे। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये P ब्लॉक का है। तो P ब्लॉक बहुत थोड़ा सा अपने सिलेबस का पार्ट था और उसके अंदर अपन को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए था। तो ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि बोरोन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात एकदम सही है। ये तुमको पता भी होना चाहिए कि जो अपने पास 13th ग्रुप है 13th ग्रुप के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट आता है वो बोरोन का ही आता है। क्यों आता है बोरोन का, क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। ठीक है। तो इसका असर्शन भी रीजन है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी कर पा रहे हैं। तो बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 13th ग्रुप में सबसे ज़्यादा है और जो गैलियम होता है उसका सबसे कम होता है। इसका 303 केल्विन होता है। ठीक है। बहुत कम होता है इसका। तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO+। तो अब यहाँ पे देखो ये अपने पास केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखना जैसे CO है, अभी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के कितने हैं 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 14 इलेक्ट्रॉन से मतलब किसकी तरह है N2 की तरह है। ठीक है। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो इसी का आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 3, क्योंकि N2 का भी कितना होता है 3 होता है। ठीक है। ऐसे ही अपन NO+ की बात करते हैं। तो NO+ में देखो नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन का 8, प्लस का चार्ज है मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर दिया। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी किसकी तरह है N2 की तरह। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आएगा 3। तो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है और NO+ का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन अपन इस तरीके से कर सकते थे।
ठीक है। इसके बाद ये पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखो क्या है, अपन से पूछा गया कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेंट्रल एटम में किस किस के पास उपस्थित है, ये अपन को बताना है। तो अभी एक चीज समझो कि जो अपने पास BaSO4 है, ठीक है, BaSO4 में जो बेरियम है ये तो S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर वो फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है, S ब्लॉक के अंदर अपने पास एलिमेंट अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, हमेशा +1 आएगा। और अगर वो सेकंड ग्रुप का है तो वो किसका आएगा, उसका कितना आएगा, +2। अभी अपन को पता होना चाहिए कि जो बेरियम वो +2 में है, तो SO4 पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -2। तो SO4 पे अगर ओवरऑल चार्ज -2 है तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि सल्फर की x मान लो, एक ऑक्सीजन की अगर -2 है तो 4 की कितनी होगी, -8, दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x सोल्व करते हो तो वो 6 के बराबर आता है। ऐसे ही SOCl2 में सल्फर की x मानो, ऑक्सीजन की -2, एक क्लोरीन की -1, तो 2 की -2 इक्वल टू 0। तो यानी एक तो SOCl2 है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। SO4 में फ्लोरीन का फिक्स है, -1 होता है, तो SO4 भी कितने में है, +4 में है। H2SO3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना शो कर रहा है यहाँ पे, +2, ऑक्सीजन का -6, तो सल्फर कितने में आएगा, +4 में। तो ये भी अपने पास +4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2S2O7 यहाँ पे सल्फर +6 में है और यहाँ पे भी +6 में है। अपन से +4 वाले पूछे हैं तो +4 वाले कितने हैं, इसके अंदर टोटल 3 है, ठीक है। तो ये सवाल भी तुम ध्यान में रखना भी, ठीक है। तो अभी तक अपन देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आसान था, सेकंड है वो भी आसान ही क्वेश्चन था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, मतलब यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो एकदम इजी क्वेश्चन थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपन करने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, अपन से पूछा गया है कि रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, अपन ये एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसकी रेडियस इसने r मानी है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या लिखेंगे कि जो r का वैल्यू है वो अपने पास कितना है, 0.529 n²/z बोर मॉडल से, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर ये वैल्यूज होती है। तो अभी अपन लिखते हैं थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, तो 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई z का वैल्यू, अपन z भी छोड़ सकते हैं वरना तुम 1 भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही केस में। तो अब यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो अपने पास कितना है, 0.529 इंटू 9, सही बात है। अब यहाँ पे अपन से पूछा है फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट की कितनी होगी। तो अभी फोर्थ के लिए अपन को कैलकुलेट करना है, तो फोर्थ के लिए देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो r का वैल्यू है वो 0.529, इसको अपन r' मान लेते हैं, इंटू अभी फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 4 डिवाइड बाई z लिख लो या फिर 1 लिख लो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसने जो रिलेशन बोला है थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट की r बोली है, तो r का वैल्यू किसके इक्वल है, 0.529 इंटू 9 के इक्वल। तो यहाँ पे 9 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.529 इंटू 9 है, ये अपने पास किसके बराबर है, r के। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 9, तो 16r डिवाइड बाई 9 है, वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी अपने पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अंदर अपन से पूछा गया है कि भाई यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन को शो करता है राउट लॉ से। तो राउट लॉ से अगर नेगेटिव डेविएशन को शो करता है तो भाई वेपर प्रेशर है वो उसके अंदर क्या होता है, कम होता है। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेपर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो बॉइलिंग प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है वो इसके लिए सही आंसर है भाई। इसके बाद ये जो अगला रिएक्शन है, ये रिएक्शन भाई तुम सोल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ते हो। इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है कि जो K2Cr2O7 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करी जाती है NaCl सोल्ट की प्रेजेंस में। तो पहले स्टेप में यहाँ पे CrO2Cl2 बनता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब इसकी रिएक्शन इसके बाद एक्वस NaOH के साथ करी गई। तो अभी एक्वस NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करी गई तो यहाँ पे अपने पास बनता है Na2CrO4, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो भाई येलो होता है। तो ये तुमको देखो सोल्ट एनालिसिस की सिंपल रिएक्शन है, ये तुमको याद रखनी थी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या है, 9 के अंदर अपन से वापस से मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में ही पूछा गया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो आयरन है इसके साथ फ्लोरीन दे रखा है। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में।
+3 में तो ये क्या बनेगा 3d5। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर कितने आएंगे 5। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इससे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसी का नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा तो किसका आएगा पी का आएगा। तो क्या तो अपना ये ऑप्शन सही है या फिर ये वाला सही है। ठीक है, अभी वेनेडियम है वो +1 में है और यहाँ पे आयरन है वो +2 में है। तो अगर आयरन +2 में तो ये 3d6 है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 4 आएंगे। और वेनेडियम अगर +1 में है तो वेनेडियम कितने पे आता है 23 पे आता है। तो यहाँ पे इसका अपन क्या लिखेंगे 3d3 4s1। ठीक है, तो इसका अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पर यहाँ पे होता क्या है कि भाई डी ऑर्बिटल्स के लिए अपन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट कर रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अपने पास आयरन है, ठीक है, यहाँ पे जो आयरन है इसके केस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 4 है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे आता है वो कौन आता है R वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा भी ध्यान में रखना। यहाँ पे हो सकता है कि भाई वेनेडियम का कोई और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दे रखा हो। ठीक है, तो सवाल और भी इजी हो सकता है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर है तो एकदम अपन एग्जैक्ट है वो तो आंसर इसके नहीं बता सकते। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है एनडी का। ठीक है, तो अभी जो एनडी है इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि ये लैंथेनॉइड्स का पार्ट है। ठीक है, तो लैंथेनॉइड्स का पार्ट है तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को इसकी नंबरिंग है वो करनी आनी चाहिए। जैसे लैंथेनम है वो 57 पे आता है। ठीक है, फिर ये 58 पे, ये 59 पे, ये 60 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सीरियम है, सीरियम अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा 4f2। तो ये आ जाएगा 4f3 और ये हो जाएगा फिर अपना 4f4 टाइप का। ठीक है, तो जो नियोडियम है उसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके का आता है। तो इसको भी तुम मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन है 27 जैन के अपन ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसमें तुमको कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। और इसके आगे का जो सेशन है, ठीक है, वो भी अपन इसके अंदर जल्दी रिकॉर्ड करेंगे भाई। तो इसमें अगर तुमको किसी भी सवाल में कोई भी समस्या लगे तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।